हाँ तो बच्चों, हम लोग पिछले पीरियड में ये देख रहे थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण। तो उन गुणों में, गुण के साथ साथ हम लोग दोनों में कंपैरिजन भी देखेंगे। तो सॉलिड, इसको दो पार्ट में हम लोग लिखे थे, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस और क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय तो क्रिस्टलीय में पहला कि सारे पार्टिकल क्या होंगे, एक रेगुलर फैशन में अरेंज्ड होंगे, एक रेगुलर ऑर्डर में होंगे, इनकी एक सर्टेन सिमेट्री होगी। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में रैंडम पार्टिकल्स होते हैं, इनकी कोई सर्टेन सिमेट्री नहीं होगी। दूसरा कैरेक्टर हम लोग देखे थे कि इसमें तीक्ष्ण गलन होता है या तीक्ष्ण गलनांक होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मतलब क्या है कि एक निश्चित बिंदु पर पहुंचकर तुरंत ठोस पूरी तरह से क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। यहाँ डिफरेंट फेजेज से होता हुआ ठोस और तब द्रवित होता है। जैसे प्लास्टिक है तो उसको गर्म करेंगे तो वो पहले मुलायम होगा और फिर देन सॉफ्टन मोर एंड मोर एंड एट लास्ट अंत में ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे डिफरेंट, तो इसमें तीक्ष्ण गलनांक नहीं मिलेगा। यहाँ पर शार्प मेल्टिंग इज एब्सेंट, शार्प मेल्टिंग नहीं होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, तीसरा गुण इसका कह लें और कंपैरिजन भी करेंगे कि तीसरे में इसको हम लोग स्लाइस की तरह, पीसेज जैसे ब्रेड के पीसेज हैं उस तरह से हम लोग इसको कट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल्स रैंडम हैं ऐसे, इसलिए इनको स्लाइस नहीं कर पाए। चौथा गुण है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें कण एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं तो ये एनआइसोट्रॉपिक होगा। एनआइसोट्रॉपिक मतलब क्या है एनआइसोट्रॉपिक का, कि इसके कुछ भौतिक गुण ऐसे हैं जो दिशा के साथ बदल जाते हैं, अर्थात दिशा पर निर्भर करते हैं। उसको हम कहेंगे एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोसों का एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। और इसमें ये क्या होगा, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ कि समान, यानी हर दिशा से इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कुछ भौतिक गुण हैं वो दिशा पर निर्भर नहीं करेंगे, हर दिशा से समान रहेगा, इसलिए इसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो ये मोस्टली जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके कंपैरिजन हो गए और साथ में हम अलग अलग इनके गुणों के बारे में भी जानेंगे। अब अगला टॉपिक हम लोगों का जो होगा इसमें कि क्रिस्टलीय ठोस में, जैसा कि एक पहले हम लोग इसके आगे चलने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बना लें। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि सॉलिड जो होता है ठोस, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं और पार्टिकल को हम लोग गोले की तरह, बॉल की तरह लेते हैं, स्फीयर्स कहते हैं। वो पार्टिकल या तो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है। ठीक। दूसरी बात, अब हम लोग कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में दो चीज़ें यहाँ दिमाग में रखनी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक उसके गुण में ये भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम वास्तविक ठोस कहते हैं। क्यों? इसलिए कि ठोस की एक मुख्य पहचान है कि इनके कणों में एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। उसी की तुलना में दूसरी तरफ अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई रैंडम व्यवस्था नहीं है, वो सब रैंडम पार्टिकल्स हैं, उनका कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो इसलिए हम उसको सूडो सॉलिड कहते हैं। सूडो सॉलिड के साथ साथ
अक्रिस्टलीय ठोसों को सुपरकूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। अतिशीतित द्रव, अतिशीतित माने बहुत ठंडा किया हुआ द्रव। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में कुछ द्रव की तरह बिहेवियर मिलेगा, अर्थात उसमें बहुत स्लो, बहुत ही धीमी गति से, लेकिन ऐसा कुछ प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक तथ्यों से, उदाहरणों से ऐसा हमको देखने मिलता है कि इसमें एक बहाव मिलेगा द्रव की तरह, फ्लोइंग नेचर होगा। जैसे पुरानी बिल्डिंगों में जो दरवाजे लगे होते हैं उसमें ग्लास जो लगा होता है, उसको देखा ये जाता है कि ऊपर की तरफ वो ढीली हो जाती है, अर्थात लेयर पतला हो जाता है, नीचे मोटा हो जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ग्लास ऊपर से नीचे की तरफ बहुत दिनों में टेम्परेचर से वो धीरे धीरे फ्लो किया है। इसलिए हम लोग अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को फॉल्स या सूडो सॉलिड भी कहते हैं, छद्म ठोस कहते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में दो बातें ध्यान रखनी है कि पहला कि पार्टिकल से सॉलिड बना हुआ है जिसको हम स्फीयर की तरह बिहेव करते हैं। दूसरी बात कि सॉलिड में हम कणों को एटम कहेंगे, कणों को एटम कह के हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तीसरी बात कि यहाँ हमको क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ना है, और क्रिस्टलीय ठोसों में जो कण होंगे उनको परमाणु कह के हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी बात वो जो बता रहे थे कि यहाँ आयनिक ठोस जितने होते हैं वो उनमें एक निश्चित अरेंजमेंट होता है, इसलिए ऑल द आयनिक सॉलिड्स आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड लाइक NaCl, KCl, ऐसे जितने भी हैं वो सब के सब सॉल्ट्स जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। तो यहाँ हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़नी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो आयन्स होंगे, तो आयनिक सॉलिड को उदाहरण मानकर हम लोग सारी व्याख्या करेंगे। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि सॉलिड में कुछ टर्म, बेसिक टर्म्स जब एक निश्चित ज्यामिति में अरेंज होंगे, व्यवस्थित होंगे, तो उसकी ज्यामिति क्या क्या बनेगी, किस किस तरह की ज्यामितियाँ क्रिस्टलीय ठोसों में मिलेंगी। तो उसके पहले हम लोग कुछ टर्म ये ले लें, शब्दों को कुछ शब्दावली हम जान लें। एक है जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट। जालक बिंदु, जालक से तात्पर्य है कणों का जाल, नेटवर्क। बिंदु, जालक बिंदु। दूसरा होगा त्रिविम जालक, स्पेस लैटिस। त्रिविम जालक का मतलब तीन विमाओं में, अर्थात बॉल तो अपने आप में 3 डायमेंशनल है, त्रिविमी है, लेकिन हमको उस बॉल के त्रिविमीय गुण से नहीं मतलब है। कणों के एक लेयर में फिर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसे अरेंजमेंट होता है। उसकी हाइट जब एक लेयर बिछाएंगे तो 2 डायमेंशनल, 2 द्विविमीय है, यदि कब बहुत सारे लेयर हो गए तो त्रिविमीय। तो एक जो नेटवर्क कणों का एक जाल बन रहा है उसी को त्रिविम जालक कहेंगे। जैसे एक उदाहरण लें कि एक घनाकार ऐसे कणों को हम ऐसे ये जुड़ गए, एक कणों में एक ज्यामिति है कैसे क्यूब की तरह है। जैसे एक कमरे के 8 कॉर्नर होंगे, 8 कॉर्नर्स पे 8 बॉल का इमेजिन करें, कल्पना करें, और उनको पाइप से जोड़ दें, तो एक जालक बन गया, एक नेटवर्क बन गया। तो इसको हम कहेंगे त्रिविम जालक। लेकिन त्रिविम जालक बड़ा हो सकता है, ये एक सबसे छोटी इकाई होगी कक्षक, और इस तरह की कमरे, जैसे बहुत सारे कमरों के जुड़ने से एक मकान बन जाता है, उसी तरह ऐसे एक एक इकाई, तो उसमें कमरा कहलाएगा इकाई कक्ष, यानी उसको कहते हैं यूनिट सेल।
एक कमरा इकाई कक्ष और बहुत सारे कमरे मिलकर एक पूरे मकान का निर्माण कर दिए। उसी तरह इकाई कक्षों के आपस में बार बार रिपीट होने से ओवर एंड अगेन, तो इस रिपीट होने से एक त्रिविम जालक की रचना होगी, अर्थात एक बड़ा सा नेटवर्क बन जाएगा 3 विमाओं में, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। ठीक है, तो इसको हम त्रिविम जालक कहेंगे। और त्रिविम जालक का पूरा निर्माण, ऐसे बहुत सारे चेंबर्स हम लोग जोड़ सकते हैं। इसमें एक ये जो कक्ष है इसको कहेंगे यूनिट सेल, इकाई कक्ष, इकाई कक्ष। और इन कक्ष में जो कॉर्नर पे जहां बॉल है, जहां स्फीयर है या पार्टिकल है, कण है, इस कण को कहते हैं जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट। तो 3 टर्म हो गए, जालक पॉइंट बिंदु या लैटिस पॉइंट, जहां कण स्थित होते हैं। इन कणों के मिलने से जो सबसे छोटी इकाई बनी एक रूम जैसा, उसको कहेंगे इकाई सेल। और इकाई सेल के बार बार रिपीट होने से जो बड़ी संरचना बनती है, एक नेटवर्क बड़ा सा बनता है, उसको कहते हैं स्पीस लैटिस या त्रिविम जालक। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कुछ टर्म्स हो गए, शब्द हो गए। अब नेक्स्ट, हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि अब हम लोगों को इन कणों के ज्यामिति, इन कणों की जो व्यवस्था होगी वो कितने प्रकार के होंगे। तो एक साइंटिस्ट थे ब्रेविस, ब्रेविस ने ये कहा कि मूलतः फंडामेंटल बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होंगे वे 7 टाइप्स के होंगे। 7 तरह की क्रिस्टल संरचना, जो त्रिविम जालक बनता है उसको क्रिस्टल संरचना भी कहते हैं, क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सच अरेंज रहेंगे तो क्रिस्टली, और जो नेटवर्क है त्रिविमीय, तो इसलिए क्रिस्टल जालक भी कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। तो ये जो क्रिस्टल लैटिस है वो 7 प्रकार के होंगे, 7 टाइप्स के होंगे। और इसको ब्रेविस ने दिया था, इसलिए इसको कहते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ब्रेविस। ब्रेविस का 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब वो सिस्टम, इसके बारे में जान लें हम लोग कि 7 कौन से वो संरचनाएं हैं। पहला कहलाता है क्यूबिक। अच्छा सॉरी, इसके पहले हम लोग एक चीज़ और पढ़ लें, तब हम 7 सिस्टम के बारे में देखेंगे। वो होता है कुछ, उनको कहते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है? कुछ मानक हैं, जो मानक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पैरामीटर्स कहते हैं मानक गुण, जिन गुणों के आधार पर हम एक क्रिस्टल संरचना की व्याख्या करते हैं, उसका गुण बताते हैं, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कहते हैं, या पैरामीटर्स फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। मतलब क्रिस्टल लैटिस में कण किस तरह से व्यवस्थित हैं उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए हम किन गुणों के आधार पे बताएंगे कि इसकी संरचना क्या है। तो उसको बताने के लिए हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है एज, भुजाएं, ठीक है, किनारे, भुजाएं, एजेस। और दूसरा होता है एंगल, एंगल बिटवीन एजेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्हीं दोनों के बेस पर हम एक क्रिस्टल यूनिट सेल, इकाई कक्षों को समझाते हैं। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम या 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू ब्रेविस। तो 7 तरह के, जैसे हम एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लें, ये क्यूबिक है, ऐसे एक जालक बन गया। कॉर्नर्स पे ये बॉल, अर्थात इनको क्या कहेंगे, दैट इज स्फीयर्स, एंड स्फीयर्स में बी एटम मॉलिक्यूलर आयन। अब इस शेप को, इसके बारे में हमको बताने के लिए 2 चीज की जरूरत पड़ी। एज इसमें 3, एक लेंथ हो सकता है, एक विड्थ और एक हाइट।
तो 3 एजेस होंगे जिनको हम ए, बी और सी से बताएंगे। ए, बी और सी से एजेस बताएंगे, लेंथ, विड्थ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। दूसरा होता है एंगल बिटवीन द एजेस, दो भुजाओं के बीच एंगल क्या है, तो इसको हम लोग बताते हैं अल्फा, बीटा और गामा से। और इन्हीं एंगल और एजेस के द्वारा हम एक यूनिट सेल इकाई कक्ष के बारे में उसकी ज्यामिति को बताते हैं। जैसे तो अब इसमें ए, बी, सी कहाँ मानेंगे और एक अल्फा, बीटा, गामा कहाँ मानेंगे। तो आप देखेंगे ये जो कॉर्नर है ये, इसमें इधर की तरफ ये जो आ रहा है बेस पर ए है, इसके बगल वाले को बी कहेंगे एज, और जो ये हाइट है ये सी कह रहे हैं, ए, बी और सी। अब एंगल की बात आ रही है कि इन दोनों में एंगल कैसे, तो ए और सी के बीच यहाँ होता है बीटा, ये बी और सी के बीच अल्फा, और ये बेस में किसी कॉर्नर को ले लें तो कॉर्नर में नीचे जो फ्लोर पे है उसको कहेंगे गामा। समझ में आया? तो क्या हो गया, ए, बी, सी, 3 एज हो गए और 3 एंगल्स लेने हैं अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा होगा ए और सी के बीच, सी और बी के बीच अल्फा, यहाँ बीटा हो गया, अल्फा हो गया, और फ्लोर पर नीचे इन दोनों ए और बी के बीच जो बेस पर होगा उसको गामा। तो ये 2 पैरामीटर्स होते हैं जिनके द्वारा हम इकाई कक्षों के गुणों को बताते हैं कि इकाई कक्ष किस प्रकार का है। ओके, थर्ड, नाउ we can describe 7 crystal system of Brevis। अब हम लोग ब्रेविस के 7 क्रिस्टल यूनिट सेल क्रिस्टल संरचना या इकाई कक्षों के बारे में इन्हीं दोनों पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार के माने देखेंगे। इसमें ये 7 प्रकार है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7। पहले को कहते हैं क्यूबिक, घनाकार, घन। दूसरे को कहते हैं टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। तीसरे को कहते हैं ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक। मोनोक्लिनिक। चौथा, पांचवें को कहते हैं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। छठा होगा रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, एंड लास्ट में ट्राइक्लिनिक। ठीक है। अब हम क्यूबिक किसको कहते हैं, तो क्यूब की पहचान क्या है कि जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। तो हम इसमें 3 कॉलम बना लिए, एक होगा एजेस, एजेस के बारे में, एजेस क्या होंगे, और दूसरा कि इसमें एंगल क्या होगा एजेस के बीच। ठीक है। तो क्यूबिक में क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। एजेस सब क्या होंगे, सेम होंगे। एंगल क्या होगा यहाँ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ये तीनों इक्वल होंगे और किसके इक्वल होंगे, 90। ठीक है। दूसरा होगा टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, मतलब सी जो हाइट है वो ए और बी से अलग होगा। फिर इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री रहेगा सबके बीच एंगल। फिर ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड ऑल्सो नॉट इक्वल, बी इज नॉट इक्वल टू सी, कोई आपस में समान नहीं होंगे, लेकिन एंगल वही होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
फोर्थ वन मोनोक्लिनिक। तो यहाँ मोनोक्लिनिक में क्या होगा, एजेस आपस में समान नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन और एंगल के बीच में क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 बट बीटा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। फिफ्थ वन हेक्सागोनल। हेक्सागोन में क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, सी के इक्वल नहीं होगा। और एंगल जो होगा वो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये हो गया हेक्सागोन। रोम्बोहेड्रल किसको कहते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, क्यूब की तरह। लेकिन एंगल में क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री की इक्वल नहीं होगा, आपस में बराबर तो होंगे लेकिन 90 डिग्री का मतलब ऐसे फेस है तो ये झुका हुआ है, तो एंगल इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे ये एजेस झुके रहेंगे कि अल्फा बीटा गामा सेम रहेंगे लेकिन 90 के इक्वल नहीं होगा। लास्ट वन ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड ऑल्सो बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड लाइकवाइज अल्फा इज नॉट इक्वल टू ए, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा एंड इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 7 प्रकार के ये क्रिस्टल यूनिट सेल्स पाए जा सकते हैं। उसके एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में क्या गुण बताएंगे, एजेस कैसे हैं, किस कंडीशन क्या है और एजेस के बीच में एंगल कैसा है, ठीक है। तो 7 अब हम लोग आगे जो स्टडी करेंगे सॉलिड के बारे में, तो यूँ तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को लेकर और आगे एक्सप्लेन करेंगे ठोस के बारे में, ठीक है। दैट्स ऑल।